नमस्ते बच्चों। नमस्ते। 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 नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। सब कैसे हो? मजे मजे? सब अच्छे हो? खूब मजे में? हैप्पी हैप्पी। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरू करें पाठ। कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? उस रात की बात खत्म हो गई थी क्या? नहीं। 67। चलो, तो अभी तक हमने कहानी में क्या देखा कि लेखक के घर एक वृद्धा आती हैं उनसे सहायता मांगने के लिए, है ना। लेकिन लेखक उसकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, नहीं सोचते हैं कि ये सचमुच किसी ज़रूरत में पड़ी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये मांगने का एक तरीका है, बहाना है, लोग काम नहीं करना चाहते और दूसरों की संवेदना प्राप्त करने के लिए हम बीमार हैं तो मेरा बेटा बीमार है आदि इत्यादि करके मांगते हैं, जो बहुत हद तक सच भी है। तो लेखक अपने अनुभव के आधार पर इस वृद्धा महिला के बारे में भी यही सोचते हैं और उसकी सहायता पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन कहा जाता है कि ये धरती गोल है और परिस्थितियां घूमती रहती हैं, कब कौन किस परिस्थितियों में फंस जाएगा किसी को पता नहीं। अब देखिए, धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मन घबरा उठा। ये गीदड़ तो हुआ करके बोलते हैं, और कौन कौन से जानवर कैसे बोलते हैं कुछ मालूम है आपको? और जानवर कैसे कैसे बोलते हैं पता है? कुत्ता कैसे बोलता है? कुत्ता कैसी आवाज निकालता है? जोर से भूको। कुत्ते के बोलने को हम लोग कहते हैं भौंकना। वो भौंकता है ना। गाय कैसे बोलती है? गाय कैसे बोलती है? तो इस प्रकार पशुओं के पास भी ध्वनि तो है, बोली नहीं है, भाषा नहीं है, ध्वनि तो है। और पक्षी को भी है। अपने ध्वनि में वो कुछ बातें तो जरूर करते हैं, कोई संकेत तो जरूर होता है उनका जो हमारे समझ में नहीं आता। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया।
एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। एक अनजान व्यक्ति किसी का दरवाज़ा खटखटा के सहायता मांगता है तो उसको कारण बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मोटरसाइकिल खराब हो गई या कुछ भी बात हो सकती है। उस बुढ़िया ने अपने पति और बेटे को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। उस परिवार के लोगों ने क्या कहा कि इस समय आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि वो शहर नहीं है ना। शहरों में भी रात भर कोई सुविधा हमको प्राप्त हो, शायद ऐसा नहीं है। तो रात को शहर के लोग होते तो क्या उन्हें ये कहते कि आप रात में यहीं रुक जाइए? हम नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे किसी अनजान आदमी को कि आप रात को यहीं रुक जाइए। लेकिन गांव में अभी भी लोग बड़े निष्कपट और सरल हैं। वो अपने ही जैसा सामने वाले को भी समझते हैं। उनको नहीं पता कि सामने वाला आदमी या दुनिया कितनी बदल गई है। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। क्या था? मेरे सामने कोई रास्ता यानी कि कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लो। इसी को कहते हैं अतिथि सत्कार। अभी हमारे घरों में हमने अपने लिए खाना बनाया हुआ है, कोई दो आदमी पहुंचेगा तो हमको टेंशन हो जाएगा कि अब खाने का क्या होगा, है ना। कि उसको खिलाएं कि हम खाएं कि क्या करें। हम लोगों की ज़िंदगी अजीब सी रूटीन में बंधी हुई है ना। हम इतना ही काम करने के लिए जगह निकाल पाते हैं, स्पेस हम इतना ही निकाल पाते हैं। तो उसमें कोई अतिरिक्त कार्य के लिए हमें फिर अतिरिक्त समय की ज़रूरत पड़ती है, साधन सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन अतिथि देवो भव किसके देश में कहा जाता है? मेरे देश में। ठीक है, आपके देश का नाम भारत है, मेरे देश भारत में। ये कहना सीखो, मेरे देश भारत में। भारत के देश में किसने बोला? भारत कौन है? भारत नाम भी है, नाम ही ना है। भारत के देश में नहीं, मेरे देश में। देश हम सबका है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अब उसने औपचारिकतावश कहा तो लेखक ने भी शिष्टाचारवश कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप इसकी चिंता न करें, ऐसी कोई परेशानी ना उठाएं। ऐसा कैसे हो सकता है हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए? बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। देखो, इसी को अतिथि सत्कार कहते हैं। गांव में अब जैसे शहरों में एक घर, अपार्टमेंट है, एक घर बना हुआ है, इस कोने में बेसिन होगा, यहाँ डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ पर रसोई होगी, तो सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। खाने के लिए हाथ धोना है तो बेसिन पर जाकर कोई अपना हाथ धो लेगा, है ना। लेकिन गांव में बेसिन नहीं होता, पानी भी कहीं रखा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ के लोग अतिथि जब आते हैं तो अतिथि को लोटे में पानी लेकर जाते हैं, और गांव में कोई मग वगैरह का भी प्रयोग नहीं दिखाई पड़ती, लोटे का ही वो प्रयोग करते हैं। लोटे से पानी ले जाकर हाथ धुलवाते हैं, गमछा देते हैं उन्हें,
तौलिया जो फर वाला टॉवेल जो होता है, टॉवेल गांव देहात में नहीं मिलता, वहाँ गमछा ही मिलता है। और गमछे में अच्छी बात क्या होती है ना, बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है, उसमें बदबू नहीं आती है, शरीर का पानी भी बहुत अच्छे से सोख कर लेता है। लेकिन ये जो फर वाला मोटा मोटा तौलिया दुनिया में जो आजकल फैल गया, हम लोग के घर में भी आ गया है, मैं तो यही देखती हूँ कि वो जल्दी खराब होता है और जल्दी सूखता भी नहीं। तो गांव में गमछे का प्रयोग होता है हाथ पोंछने के लिए। क्या बोल रही हो? हाँ, ये गमछा हमारी संस्कृति है। इससे हमारी संस्कृति में जो कुछ भी है बच्चों, देखो आज देश दुनिया उसका कद्र करती है, देश दुनिया उसका कद्र करती है। आप बहुत सारे वीडियोस मुझसे ज़्यादा आपने दुनिया देखी होगी कि आप विदेशी लड़कियां साड़ी पहनने लगी हैं, चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, फूल लगाती हैं विदेशी लड़कियां हैं, और हम जीन्स पहनने लगे हैं। हम लोग जीन्स और टॉप पहनने लगे हैं, फटा हुआ जीन्स पहनने लगे हैं, जिससे दिमागी संतुलन खराब सा दिखाई देता है। फटा हुआ कपड़ा हम हज़ारों रुपए में खरीद के ला रहे हैं, जबकि उससे जो निगेटिव एनर्जी आती है वो हमारी पर्सनालिटी को ही निगेटिव कर देती है। उस तरह की चीज़ों का तो प्रयोग करना नहीं चाहिए। वास्तव में वो दिमागी दिवालियापन है। जो हम किसी से अलग दिखना चाहते हैं तो हम एलियन क्यों नहीं बन जाते, है ना? हम सड़कों पर पैर ऊपर करके हाथ से क्यों नहीं चलने लग जाते? हम अलग दिखना चाहते हैं तो ठीक है, हम अलग क्यों दिखेंगे? इंसान है, इंसान की तरह दिखेंगे ना, सभ्य, सुशील, विनम्र। हमको ये दिखने की कोशिश करना है, ना कि हम अलग दिखेंगे। ये सोच ही गलत है। अलग दिखने के चक्कर में हम जानवर जैसे हो जाते हैं। आदमी की जात सारी आदमी ही दिखनी चाहिए, ठीक है? आप देखो विदेशों में हमारी संस्कृति की कितनी मांग है, कितनी धूम है, लेकिन हम अपने देश में समझते हैं कि नहीं, हम तो बैकवर्ड कहे जाएंगे, हम तो देहाती कहे जाएंगे। वो देहात मेरी शक्ति है, समझ गए ना? वो देहात मेरी शक्ति है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि सबके बॉडी में लाल रंग का खून है, मेरे में हरा होना चाहिए? नहीं सोचते हैं। मेरे शरीर में ग्रीन कलर का ब्लड होना चाहिए। सोचा है कभी? नहीं ना? सोच के देखो, सोच के देखो। बिल्कुल, ये देखो बच्चों, तुम अभी छोटे हो, ये अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ तुम देख सीख सकते हो, ये बहुत सुविधा है हमारे पास। हमारे देश में जितने भी रूल रेगुलेशन नियम कानून है प्रतिदिन के लिए, अगर हम उनका पालन करेंगे ना, तो जो डॉक्टर्स हमको इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। समझ गए? हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आज के लोग 50 साल 60 साल तक आते आते संसार को विदा कह जाते हैं, लेकिन एक वो भी समय था जब हमारे देश में लोग 100 साल से ज़्यादा जिया करते थे और स्वस्थ रहा करते थे, अपना काम स्वयं किया करते थे, है ना? हमारी जो जीवनचर्या है ना, जो हमारे लाइफ की एक्टिविटी रूटीन है, वो सारे के सारे योग से संबंधित है। पालथी मार के खाना खाना योग से संबंधित है। जब से हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगे हैं, तब से हम सबकी पेट बड़ी होने लगी है, ठीक है ना? तब से सबकी पेट बड़ी हो गई है, ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, खाकर सो जाते हैं। हम ज़्यादातर अपने जीवन को इतना आधुनिक बना लिए हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं भर गई हैं। हम जितना कमाते हैं वो सब हम अपनी मुसीबतें निपटाने में ही खर्च कर देते हैं। तो अपने देश की सभ्यता संस्कृति का पालन करो,
क्योंकि हम विदेश में जाकर नहीं बस सकते। वहाँ जाओगे ना तो अपने देश के नाम पर आंखों में आंसू आएंगे बार बार। समझ गए? अपना घर अपना ही घर होता है, इसलिए अपने घर के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करो, स्वस्थ रहो, समस्याओं से मुक्त रहो। तो अतिथि देव वाह, वेरी गुड। तुम्हारी नानी के लिए क्लैपिंग, सभी लोग क्लैपिंग करो इसकी नानी के लिए। और अपनी नानी से कहो कि हमारे लिए जीवन के नुस्खे बताएं, तो हम विश्वास करेंगे ना उन पर। उनकी रूटीन क्या है, उनकी रूटीन कितना? वाओ, गुड, वेरी गुड। सबके लिए क्लैपिंग। हाँ ठीक है बेटा, पर नानी है तो क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी की नानी है ना। वाह, तुम्हारे पापा की दादी ना। तो तुम्हारे पापा की दादी तुम्हारी नानी नहीं होंगी, तुम्हारी दादी ही होंगी। हैं? मतलब एज नहीं मालूम है? हाँ तो मालूम करना ना, मालूम कर लेना। कितनी अच्छी बात है, बताओ। जिसके घर में 100 साल से ऊपर के लोग हैं, कितना ब्लेस्ड फैमिली है। अच्छा, उनके अगले क्लास में उनकी फोटो दिखाना, ठीक है? अगले 70+ बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, 70+ बहुत ज़्यादा नहीं, तो नॉर्मल है। लेकिन जिनके 100 से ऊपर के कोई होंगे, उनकी अभी की लेटेस्ट फोटो दिखाना, ठीक है? एकदम अभी की, पुरानी नहीं, एकदम अभी की। और उनकी कोई बात नहीं, सुनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें अफसोस कैसा। ये तो सृष्टि का नियम है ना कि कोई कब जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन जिनके हैं, जिनके नहीं है, उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सृष्टि के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन जिनके हैं उनके अपने नानी दादी जो भी हैं आपकी, उनका लाइफस्टाइल, जीवन शैली, उनका रूटीन, उनका खान पान आप ज़रूर पूछिए, लिखिए और हमारे साथ उसको शेयर कीजिए, बांटिए, ठीक है? ताकि हमारे बीच के क्या है, वाह वाह। तो सोचो, हम अपना बताओ, तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ना। यदि हम योग करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, रूटीन अच्छा रखते हैं, तो जीवन तो है मेरे पास। हम अपनी लापरवाही से ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए? अतिथि देवता के समान है, उसके लिए हमको पहले सोचना है। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए, ये बाजरे की रोटी और बथुए का साग जानते हो, ये सब मेडिकेटेड है, मेडिसिन है ये सब। गांव देहात के लोग इतने शक्तिशाली होते हैं इन्हीं चीज़ों को खाने की वजह से। हमारी तरह वो बटर और घी और मक्खन और चॉकलेट आदि नहीं खाते, ठीक है, नहीं मिलता उनको, लेकिन वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मिलता है बेटा, दुकानों में मिलती है, हाँ, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारे खान पान का स्टाइल ऐसा हो चुका है कि एक तो वो हमको टेस्टी नहीं लगेगा, दूसरा हमको डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। चलो, स्वादिष्ट होती है ना, उसमें केमिकल्स नहीं होते, खाद के नाम पर केमिकल्स नहीं होते, और शहरों में सिर्फ केमिकल्स हम खा रहे हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। चलो, खाना खाते हुए हाँ, आगे देखो, ध्यान दो। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा, देखते ही मैं सन्न रह गया, यानी कि शॉक्ड हो जाना, उसको करंट लग जाना, अरे ये क्या है। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता चला कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली, मन ही मन में उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। ठीक है, ये जो समझ रहे थे कि आजकल तो मांगने का एक व्यापार हो गया है, एक धंधा हो गया है मांगना, तो ये भी उसी के अंतर्गत आई है। लेकिन आज जब परिस्थितियों से इनका सामना हुआ तो इन्हें समझ में आया कि मैं कितना गलत था। गर्मी की रात थी, बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए। चित्र देख रहे हो ना, कितना अच्छा, बताओ, शहर के घर कितने सुंदर होते हैं। मिट्टी होती है, मिट्टी, मिट्टी का घर, मिट्टी। अभी मैंने कहीं मीडिया पर कहीं मैंने देखा, दक्षिण भारत में या कहाँ जगह ठीक से मुझे याद नहीं है, उन्होंने मिट्टी का पूरा घर बनाया, जैसे हमारे सीमेंट के घर, फ्लैट या घर है ना, शायद आप भी देखे होंगे। मिट्टी का पूरा घर बनाया, नहीं गांव में नहीं, गांव में नहीं, शहर की बात है। पूरा घर उन्होंने मिट्टी का बनाया है, और उनका ये कहना है कि इतनी गर्मी में भी इस घर में गर्मी नहीं लग रही। हाँ, उसमें कोई एसी पंखे की जरूरत नहीं पड़ रही। गांव में तो मिट्टी के घर ही होते हैं ना। हाँ, छत पर खपड़ा होता है जो वेंटिलेशन का काम करता है बदलते हुए मौसम के साथ। हाँ, और हमारे घर सीमेंट के, लोहे से बने हुए होते हैं। सीमेंट है, लोहा है, पत्थर है, ये सब गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको ठंडा होने में बहुत समय लगता है, इसलिए गर्मी में हमको बहुत गर्मी लगती है और जाड़े में बहुत ठंड लगती है ना। तो हम वातावरण जो फ्रेंडली बोलते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो हमारा घर नहीं है, उससे एकदम अगेंस्ट है, इसलिए मौसम का दुष्प्रभाव हम पर पड़ने लग जाता है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख लगने का क्या मतलब?
रात का सोना आँख लगना नहीं होता है। रात का सोना हम कोई काम, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपको बहुत जोर की नींद आती है, कभी कभी टीवी देखते हुए भयंकर नींद आती है ना, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है और 5 मिनट में हम जाग भी जाते हैं, बट बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। वैसे ही तो एक कोई काम करते करते झपकी आ जाना, थोड़ी देर के लिए एकदम गहरी नींद में चले जाना और फिर तुरंत जाग जाना, तो इससे हमको बहुत क्या मिल जाती है, ताजगी और ऊर्जा दोनों ही मिल जाती है। सुबह मेरे उठने हाँ, सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। देखो कितना सिंसियर है ना। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी, यानी कि सुबह में चाय। अब गांव के लोग गरीब होते हैं, चाय बना लेते हैं, रोटियां अगर रात की बची रहती हैं तो वो चाय में डुबोकर खा लेते हैं। खाए हो कभी चाय में रोटियां डुबोकर? अच्छी लगती है। मैंने भी, आप जानते हो पंजाब के तरफ लोग, पंजाबी ना एक पराठा बना लेते हैं, पराठा बनाते हैं, उस पर नमक मिर्ची थोड़ा मसाला डाल के पराठा बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं और चाय पराठा मज़े से खा लेते हैं। मैं बहुत दिनों से ये सब सुन रही थी, जान रही थी, देख भी रही थी किसी को। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा है। सब खा के जिंदा है तो मैं थोड़ी मर जाऊंगी। मैंने खाकर देखा बच्चों, सच मानो अच्छा लगा। तो इस तरह ठीक है, नहीं मिलता है अलग बात है। चाय वैसे बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं के लोग तो चाय पीते हैं, बच्चे भी चाय पीते हैं कहीं कहीं पर। तो मुझे ये लगा कि सुबह में जब हड़बड़ी होती है या आप खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते, आपसे नहीं हो पाता है, तो इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान डालना चाहिए, जिससे कि आपका पेट भी भर जाए, घर का खाना आप खाएं। ये नहीं कि बाहर का कुछ खरीद के खा रहे हैं, भूख लगी है बना नहीं सकते। तो हाँ ठीक है, तो दूध रोटी खाते हो? दूध रोटी खाते हो? बहुत अच्छा। अगर दूध रोटी भी खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्या खाते हैं? चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की। अब देखो, रुपए अब दे रहे हैं उसको, काहे के लिए रुपए देना है भाई? लेकिन उसने मना कर दिया, कहा हमने पैसे के लिए आपकी mदद नहीं की, हम गरीब जरूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है, ठीक है ना। हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हमने आपकी मदद की है, पैसों के लिए नहीं की है कि जाते समय आप इसका एहसान उतार कर जाएं। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। क्या पाठ पढ़ाया था? अंडरलाइन करो। किसने? बुढ़िया और उसके परिवार ने।
ऐसा नहीं है कि बुढ़िया ने शरण दे दिया कि हाँ ठीक है आइए, ठीक है। उसके बाद उसका पति नाराज होने लगा, जान ना पहचान तुमने किसको अंदर बुला लिया है। बेटा कहने लगा बाहर जाओ बाहर जाओ, हम थोड़ी पहचानते हैं आपको, गाड़ी खराब हुई तो हम क्या करें। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। हो सकता है ना। आप अपने किसी मित्र को बुला लेते हो घर में कि आज आपका मित्र आपके घर में रहेगा या दोपहर का खाना वो आपके साथ ही खाएगा, तो आपकी मम्मी डांटने लगती, इसलिए लेकर आए हो, अब उसके लिए खाना कहाँ से लाए, फिर खाना बनाने जाए, ये करें वो करें। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आप अपने मित्र को लेकर आते हो तो आपकी मम्मी कहती है हाँ बहुत अच्छा, आओ बैठो, आप दोनों के लिए खाना निकाल देती हैं। तो क्या हुआ कि आप पूरी फैमिली एक जैसे अच्छे हो। लेकिन एक आदमी अच्छा है और दूसरा तीसरा आदमी कोई ढेला चलाने लगा, कोई डंडा चलाने लगा, तो वैसा परिवार अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। वैसा परिवार अच्छा नहीं माना जाता जहाँ लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, सब एक दूसरे की टांग खींचते, वो परिवार अच्छा नहीं माना जाता। तो ये परिवार, लेखक ने क्या कहा कि बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। अमल करना मतलब पालन करना। कि वो लेखक वहाँ से, लेखक जो सीख कर आए, उन्होंने प्रण किया कि नहीं, अब अपने मन के विचार को बदलेंगे और जिनको भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी यथासंभव उसकी सहायता जरूर करेंगे। लेकिन बच्चों अब ये हाँ उनका मन एक बार तो जरूर करेगा कि दे देते हैं। और बच्चे रोज कोई आपसे सहायता मांगने नहीं आता, रोज आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन आप जब एक बार परिस्थितियों से रूबरू हो गए तो आप किसी को अगर 100-50 रुपया, मेरा ये कहना है कि अगर किसी को आप 100-200 500 1000 रुपया भी मदद के लिए दे देते हो तो देते समय तो एक बात ध्यान में ये रखो कि इसकी इतनी बुरी हालत है कि इसको मांगना पड़ गया तो ये लौटाने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? नहीं ला पाएगा। तो हम किसी को दान जब देते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। भगवान को बहुत सारी चीज़ें आदमी चढ़ाता है ना, जाके फल मिठाई सब चीज़ चढ़ाते हैं ना। तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान हमको रिटर्न करे? क्यों चैट हो रहा है? मैं देख रही हूँ। यही पढ़ाई हो रही है, फिर इनसे कुछ पूछा जाए तो एक अक्षर इनको नहीं आता है। क्या होगा बेटा, मैं कैसे जानती हूँ?
सिलेबस में कहीं भी नहीं है, लेसन में कहीं भी नहीं है। जो आपके लिए अच्छा होगा वही काम किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, है ना। अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि धीरे धीरे हम एग्जाम के करीब जा रहे हैं ना। मतलब है पढ़ाई से, समझे, मतलब है पढ़ाई से। बिल्कुल, नहीं पढ़ने वाले तो कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? इतने दिनों से तो आप स्कूल जा ही रहे थे, सब एक दूसरे को जानते ही हो। नहीं पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ते, और पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो आपको तो सारी सुविधा सबके द्वारा मिल ही रही है, आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? किसको क्या हो रहा है? किसको मोबाइल नहीं मिल रहा है? अच्छा ये बताइए, ये वीडियो किस लिए जाता है? वीडियो किस लिए जाता है? अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, कोई वजह है ऐसी, कोई कारण है, तो आपको वीडियो तो देखना चाहिए। उसके बाद तो वीडियो भी नहीं चलता है ना, उसके बाद तो यूट्यूब भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ये तो बात है ही है, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ता है। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन आंसर करें या अगली क्लास में करें? बोलो, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, अगले क्लास में हम लोग करेंगे, और आप क्वेश्चन पढ़ोगे भी, ठीक है ना, आप खोजोगे। अच्छा मुझे और बोलो, पाठ से आप क्या समझे? आपको क्या सीख मिली है? क्या बोल रहे हो? सुनाई पड़ी नहीं रही है। हाँ बोलो बोलो। आराम से बोलो, सभी सुनना चाहेंगे, आराम से बोलो।